दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और बहुत संभावनाएं ये हैं कि वो इंडिया आ जाएंगी। बांग्लादेश से उनका एक हेलीकॉप्टर वहां से वो निकल चुकी हैं और अभी तक की सूचना के आधार पे वो झारखंड के ऊपर उड़ रही हैं और किसी वक्त भी वो दिल्ली आ सकती हैं। लेकिन ये बात का अभी कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, ये सिचुएशन बांग्लादेश में क्यों हुई? कल के दिन ही 100 लोग मारे गए और टोटल मिला के आज तक जो अनरेस्ट हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं और सिविल सोसाइटी है, करीब 300 लोग मारे गए। और इसके पीछे देखिए, इसमें अब प्रेजेंट स्टेटस में बोलूं तो प्रेजेंट स्टेटस तो यह है कि आर्मी चीफ जो है उनका नाम है वकार उल जमान। उन्होंने एक तरीके से चार्ज संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बहुत जल्दी लाएंगे और जो भी डिमांड्स हैं लोगों की उनको हम पूरा करेंगे। अब दोस्तों, ये सिचुएशन आई कैसे? मैं इस चीज पे आना चाहता हूं कि ये अनरेस्ट हुआ कैसे। ये अनरेस्ट हुआ जॉब्स कोटा को लेकर। शेख हसीना ये चाहती थी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हों उनमें 30% रिजर्वेशन हो उन लोगों का जिनके पूर्वजों ने 71 वॉर में बांग्लादेश बनाने में अपना योगदान दिया था। और आज की जनता ये कह रही है कि अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है और इसको एबॉलिश किया जाए। 30% कोटा आप उन लोग को क्यों देना चाहते हो? और आप मेरिट बेस्ड जॉब्स दीजिए। उसके बाद 10% वुमेन का था, 10% उन डिस्ट्रिक्ट्स का था जहां से जो गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका, अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि शेख हसीना बढ़ाना चाहती थी। उनको 10 का शायद 40% तक करना चाहती थी। और फिर डिसेबल के लिए 1% था और एथनिक माइनॉरिटीज के लिए 5% था। तो ये देखा जाए 44% ये जनरल पब्लिक के लिए था और 56% ये कोटे में आ रहा किसी न किसी फॉर्म में। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए एक एजिटेशन शुरू हुआ। देखिए, एजिटेशन जब होता है तो उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, सिविल सोसाइटी भी होती है और उनको जो सपोर्ट मिलता है वो अपोजिशन पार्टीज का मिलता है। तो अपोजिशन पार्टीज ने इस चीज में उनका सपोर्ट किया। अब देखिए, इंडिया की अपोजिशन पार्टीज और बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज दोनों में क्या डिफरेंस। बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि रिजर्वेशन खत्म कीजिए और मेरिट बेसिस पे आप जॉब्स दीजिए। इंडिया में अपोजिशन क्या कह रही है कि जाति जनगणना कराइए, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने कौन हैं, उसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन होगा। अब इंडिया में अगर 75% दलित हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% जो जॉब्स हैं वो दलितों को मिलेंगी और बाकी जनरल कैटेगरी का अगर 25% है तो 25% जनरल कैटेगरी को मिले। ये कहना है इंडिया की अपोजिशन पार्टी का, जो कि बिल्कुल ही उलट है जो बांग्लादेश की अपोजिशन। दोस्तों, यहां हमको एक चीज समझने की है, क्या जॉब्स में, पढ़ाई में, एडमिशंस में रिजर्वेशन जरूरी है? एक फैमिली को मैं जानता हूं जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों, एक आईएएस है, एक आईआरएस है और तीसरा भी आईएएस की किसी एलाइड ब्रांच में है। एक के बच्चों को आज तक रिजर्वेशन मिल रहा है। उसको लड़के को किस चीज की कमी है?
उसका अभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में उसका सिलेक्शन हुआ है केवल SC ST के बेसिस। जनरल कैंडिडेट होता तो शायद वो कहीं आस पास भी नहीं आता IITs। मेरी पर्सनल राय ये है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं है, जो अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, इंस्टीट्यूट्स नहीं भेज पा रहा है, आप उनको रिजर्वेशन जरूर दीजिए। लेकिन कास्ट के बेस पे अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन एक जनरेशन के लिए दीजिए बस। अगर किसी SC ST या OBC कैंडिडेट का फादर इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, या वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, तो फिर उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इट शुड बी वन जनरेशन। हाँ, अगर 2 जनरेशन के बाद भी उनके घर की हालत नहीं सुधरी है और आपकी वो कंडीशन नहीं है कि वो बेटे को ठीक से पढ़ा पाए, हाई एजुकेशन करा पाए, अच्छी बहुत बड़ी फीसेस दे पाए, तो बिल्कुल आप जनरेशन दर जनरेशन ये कीजिए। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जो कैंडिडेट है उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं। किसी के पास एकड़ों एकड़ जगह है, खेती है, और वो कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के लोगों ने ये दिखाया कि वो मानते हैं कि हमको मेरिट पे जाना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान में भी ये बोलता हूं कि मेरिट से किसी को लो, रिजर्वेशन देना है तो एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए उसके रिजर्वेशन का, तब आप जरूर दीजिए। अब दोस्तों, ये तो स्टोरी अभी बांग्लादेश की डेवलप हो रही है और मुझे नहीं पता कि कितनी देर में प्रधानमंत्री, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर आप उनको बोलिए, वो इंडिया आएंगी। और अब बांग्लादेश में क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, सोसाइटी है, उनकी डिमांड्स को आर्मी कैसे दूर करेगी, या एक तरीके से वहाँ पे आर्मी टेक ओवर करेगी। क्योंकि ये भी सोचा जा रहा है कि ये जितनी भी अनरेस्ट है, इसके पीछे आर्मी चीफ का भी हाथ हो सकता है, जो कि ये चाह रहे हैं एक तरीके से बांग्लादेश में मार्शल लॉ लाना। अब देखिए कैसे कैसे ऊंट करवट बदलता है, और जैसे भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सांत्वना है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस पूरे स्ट्रगल में अपनी जान दी है। वो करीब 300 का नंबर है, और इवन कल संडे के दिन ही 100 बच्चों ने अपनी जान दी है इस रीज़न से। लेकिन ये है कि ये एक पूरे वर्ल्ड में गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है कि आप ऐसे अनरेस्ट करके अपनी बातों को लोग मनवा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो। आज आप यूके की गली गली में देख रहे हैं कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं, फार राइट, वो खड़े हो गए हैं। तो हमको लगता है हर जगह एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में खड़े होने का ये एक तरीका अपना लिया है कि आप सड़कों पे आ जाइए, बंदूकें ले लीजिए, गोलियां चला दीजिए, बसें तोड़ दीजिए, बिल्डिंगें तोड़ दीजिए। ये चीज़ कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर बांग्लादेश में ऐसा अनरेस्ट नहीं होता तो शेख हसीना रिज़ाइन नहीं करती और बांग्लादेश से भागती नहीं। और सेम चीज़ श्रीलंका के साथ थी। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी अगर उनके घर में, उनके महलों में लोग ना घुसे होते तो वो भी श्रीलंका छोड़ के नहीं भागे होते। तो क्या इस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट या एजिटेशन आज की ज़रूरत बन गया है? इसके बारे में हमको ज़रूर सोचना है।
और क्या एक यही सोल्यूशन रह गया है? क्या बंदूक लेके गलियों में निकल जाइए और अपनी बातें मनवाइए? अगर ऐसा है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इंडिया में भी क्या होगा। क्या इंडिया के लोग भी कभी निकलेंगे रिजर्वेशन के अगेंस्ट में? लेकिन चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। और जैसे भी इस केस में आगे डेवलप होगा मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।